वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की फ्रेंच गॉथिक हॉरर फिल्म ड्रैकुला अ लव टेल की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1480 के ईस्टर्न यूरोप से। जेम्स किंग अपनी क्वीन एलिजाबेथ के साथ आराम से, और तभी उसके पास आते हैं उसके मिनिस्टर्स जो कहते हैं कि दुश्मन हमारे दरवाजे पे है, हमें उनसे निपटने के लिए जाना होगा। इसीलिए दोस्तों जेम्स के मिनिस्टर्स उस पे कपड़े वगैरह पहनाकर उसको तैयार करते हैं। तब एलिजाबेथ कहती है कि हम शांति से क्यों नहीं रह सकते, हमें वॉर वगैरह क्यों करनी पड़ जाती है, क्या गॉड को ये खून खराबा पसंद है। तो जेम्स कहता है कोई बात नहीं लव, जिन्होंने हमारी शांति भंग करने की कोशिश की है उन्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। एलिजाबेथ भी कहती है अपना ख्याल रखना किंग, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और तब मिनिस्टर कहते हैं कि अब हमें जाना होगा किंग। तो जेम्स अपने कुछ आदमियों से कहता है कि क्वीन को उनकी सेफ्टी के लिए खुफिया महल में लेकर जाओ। इसीलिए दोस्तों जल्दी से क्वीन की दासियां उनको तैयार करने लग जाती है। इधर किंग जेम्स रॉयल फादर के पास, जो कि सारे मंत्र वगैरह पढ़कर जेम्स को ब्लेसिंग देता है कि बेटा वॉर जीत कर ही लौटना। इस पे जेम्स कहता है कि मैं वॉर पे चला जाऊंगा, मगर उससे पहले मैं एक वादा लेना चाहता हूँ गॉड से कि वो मेरी वाइफ को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी, फिर किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होगा और मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। जिस पे फादर कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें लाइफ दी है, तुम्हें उनके प्रति वफादार रहना होगा। तो जेम्स कहता है कि गॉड ने मुझे लव भी दिया है, जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर वो मेरी वाइफ की जान ले लेते हैं तो मेरी भी जान लेनी होगी। फादर कहते हैं ठीक है, मैं गॉड से प्रे करूंगा। तो जेम्स तो थोड़े अकड़ के कहता है कि प्रेयर से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली उनसे ये बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि एलिजाबेथ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जेम्स अपनी सेना के साथ अपने बॉर्डर पे चला जाता है जंग लड़ने के लिए, जहाँ दो दुश्मन होते हैं, वो जंगल में छिपे बैठे होते हैं और उन्हें बाहर लाने के लिए जेम्स जंगल में आग लगा देता है। तब उनको बाहर आना ही पड़ता है। इसके बाद तो जेम्स उनसे खूब जंग लड़ता है और फिर अपने दुश्मनों के सर को अपने भाले में टांग कर दुश्मनों के कैंप के सामने तक जाता है। और वहां से दोस्तों दुश्मन राजा देख लेता है कि हमारे सारे सैनिकों का सर जेम्स और उसके सैनिकों ने काट कर अपने भाले में टांग लिया है, जिससे वो पीछे हट जाता है डर के मारे। मगर उसने अपने कुछ आदमी भेज रखे होते हैं जेम्स की वाइफ एलिजाबेथ के पीछे। इतने में एलिजाबेथ का एक बॉडीगार्ड आता है जेम्स के पास और बताता है कि दुश्मन घात लगा कर बैठे थे और उन्होंने हम पे हमला कर दिया। जब हम क्वीन को सीक्रेट पैलेस में लेके जा रहे थे उस समय हमारे सारे गार्ड्स मारे गए। मैंने क्वीन को भागने को कहा और वो किसी तरह वुल्स फॉरेस्ट की ओर भाग गई है। और ये सुनते जेम्स तुरंत ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए वुल्स फॉरेस्ट की ओर जाने लग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ अपने घोड़े पे सवार होकर बर्फ की सफेद जमीन पे भाग रही है, पर क्वीन को नहीं पता था कि यहाँ पहले से ही ट्रैप है। दोस्तों बर्फ के नीचे जगह जगह पे लोहे के ट्रैप सेट होते हैं। एक तरफ एलिजाबेथ के घोड़े का पैर जकड़ जाता है उसमें, जिससे घोड़ा तो गिर जाता है और एलिजाबेथ भी वहीं पे गिर जाती है। किसी तरह वो उठती है और देखती है कि दुश्मनों के पास तलवार है और वो अपनी तलवार से पहले ही चेक कर रहे थे कि कहाँ पे ट्रैप है कहाँ नहीं। तो वो तो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अब उनको अपनी ओर आता देखकर एलिजाबेथ पीछे हटने लग जाती है और उसका पैर उस लोहे के ट्रैप में फंस जाता है। बेचारी के खून निकल जाता है। तभी यहाँ पे किंग जेम्स पहुंच जाता है। उसके घोड़े का पैर भी दोस्तों इसी ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे 3 दुश्मन के सिपाही होते हैं। 2 तो जेम्स की ओर बढ़ते हैं उसका मुकाबला करने के लिए और एक एलिजाबेथ की ओर बढ़ने लग जाता है। जेम्स पहले तो अपनी तलवार से उन दोनों सिपाहियों का काम तमाम करता है और फिर अपनी तलवार फेंककर उस तीसरे सिपाही को भी मार डालता है। मगर जब वो तीसरा सिपाही जमीन पे गिरता है ना, तो जेम्स क्या देखता है कि मैंने जो तलवार फेंकी थी तीसरे सिपाही को मारने के लिए, वो सिपाही के आर पार हो गई थी और उसी से वाइफ के पेट में भी स्टैब हो गया था, जिसमें जेम्स भागकर एलिजाबेथ को अपनी बाहों में ले लेता है दोस्तों, और वो बेचारी उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। जेम्स बुरी तरह टूट जाता है। वो रोना शुरू कर देता है कि ये क्या हो गया, मेरे ही हाथों मेरी वाइफ की मौत हो गई। इसके बाद वो गुस्से में जाता है फादर के पास। अब तक फादर के पास भी एलिजाबेथ की मौत की खबर पहुंच चुकी थी। फादर तो कहते हैं कि मैंने गॉड से प्रे की थी। तो जेम्स कहता है कि फिर उन्होंने तुम्हारी प्रेयर सुनी क्यों नहीं, वो बहरे हैं क्या, या फिर तुमने ही सही प्रेयर नहीं की। और तब फादर समझाते हैं कि गॉड जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, हम उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। और तब जेम्स तो जिद करने लग जाता है कि अपने गॉड से कहो मेरी वाइफ मुझे लौटा दे, वो कोई चमत्कार करे। फादर कहता है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्वीन एक अच्छी क्रिश्चियन थी, वो एक प्योर सोल थी, गॉड उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस पे जेम्स कहता है और मेरा क्या, मैंने भी तो गॉड की हर बात मानी, आपने जो कुछ भी कहा मैंने गॉड को खुश रखने के लिए किया। मैं गॉड के नाम पे न जाने अपने कितने दुश्मनों के खून से नहाया हूँ, जबकि मुझे खून खराबा पसंद ही नहीं है। मैं तो बस प्यार से अपनी वाइफ के साथ जिंदगी जीना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फादर कहते हैं कि इसका मेरे पास जवाब नहीं है किंग, मैं तो बस गॉड का एक मैसेंजर हूँ। और तब गुस्से में जेम्स फादर के हाथ में दोस्तों जो बड़ी सी क्रॉस होती है उससे ही स्टेप करके फादर को मार डालता है। और फादर जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो जेम्स कहता है जाओ और जाकर अपने गॉड को मेरा ये मैसेज देना कि जब तक वो मुझे मेरी वाइफ लौटा नहीं देते तब तक मैं उनके बताए रास्ते पे कभी नहीं चलूंगा। इससे दोस्तों जेम्स के मिनिस्टर्स भी हैरान। और इसके बाद सीन जाता है
400 साल के बाद एक फादर डॉक्टर डैन से मिलने के लिए आता है। दरअसल डॉक्टर डैन ने फादर को खास करके बुलाया था, जबकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब अलाउ नहीं करता, यानी कि चर्च और साइंटिफिक एकेडमीज एक साथ चलना पसंद नहीं करते। मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि डॉक्टर डैन को फादर की हेल्प लेनी पड़ी। डॉक्टर डैन बताता है कि ये केस बहुत ही नाजुक है, इंग्लैंड की क्वीन खुद इस केस से परेशान है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर डैन अपने असिस्टेंट के साथ फादर को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे इन्होंने मारिया नाम की लड़की को मोटे मोटे चेन से बांध के रखा हुआ है। वो फादर को बताते हैं कि मारिया 25 साल की है, ये इटली के बोलोंगा की रहने वाली है और इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है हेनरी विलियम स्पेंसर से, और हेनरी क्वीन का बड़ा भतीजा है। शादी वाले दिन जब हेनरी ने चर्च में बिशप को बुलाया था ब्लेसिंग्स देने के लिए, वहीं पे इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। दोस्तों फादर फिर मारिया का रिपोर्ट पढ़ता है, जिसमें उसका बर्थडे लिखा हुआ था 18 मार्च 1959। इसका मतलब था कि मारिया की उम्र 25 नहीं बल्कि 130 साल थी, मगर वो दिखने में 25 साल की लगती है। डॉक्टर का कहना होता है कि ये तो डेमिनिक है, कोई इतना लंबा जी कर भी इतना जवान कैसे दिख सकता है। तो फादर कहते हैं कि आपको तो इस पे साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए, आपने जिंदा वैम्पायर पकड़ रखा है। और डॉक्टर को तो फादर की बातों पे यकीन ही नहीं होता। वो वहाँ की छोटी सी विंडो को खोलते हैं, जिससे सूरज की रोशनी डायरेक्ट मारिया पे पड़ जाती है और उसका हाथ जलने लग जाता है। डॉक्टर फिर उस खिड़की को जल्दी से बंद कर देता है, क्योंकि मारिया उसके पास हेनरी की अमानत थी, मतलब वो फिलहाल तो मारिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता डॉक्टर। तो इसके बाद फादर क्रॉस को मारिया की ओर लेकर जाता है, मगर क्रॉस भी जलने लग जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर कहता है कि ये तो साइंस से भी परे की चीज है। तो फादर डॉक्टर के असिस्टेंट की उंगली थोड़ी सी काटकर उसका खून मारिया को पिलाता है और कहता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब सही दोगी तो मैं तुम्हारी जरूरत का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद फादर मारिया की गर्दन पर बालों को हटाता है और वहाँ पे बाइटिंग का निशान देखता है, और फिर डॉक्टर से कहता है कि ये फर्स्ट जनरेशन वेम्पायर नहीं है, इसे बाइट करके वेम्पायर बनाया गया है। और फिर फादर उससे उसके मास्टर के बारे में पूछते हैं, तो वो जवाब देती है कि तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर खुद ही आएंगे अपनी क्वीन को ढूंढने, अब मुझे और ब्लड चाहिए। पर फादर कहता है कि नहीं, इतना ही काफी है। इसके बाद फादर डॉक्टर से कहते हैं कि अब हमें इसके मास्टर की क्वीन को ढूंढना होगा। यहाँ से दोस्तों हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक घोड़े गाड़ी से एक जगह पे उतरता है। वो घोड़े गाड़ी वाले से कहता है कि क्या हम पहुंच गए उस जगह पे? तो जवाब ये मिलता है कि आगे बहुत सारे वुल्फ्स रहते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, ये जलती मसाल और क्रॉस लेकर आगे चले जाओ। जिस पे जॉन कहता है पर मैं तो गॉड पे यकीन ही नहीं करता, फिर ये क्रॉस लेकर क्या करूंगा? तो वो भी कहता है कोई बात नहीं, पास में रख लो, कोई काम तो आएगा ही। इसके बाद दोस्तों जॉन अकेले ही आगे बढ़ता है। आगे उसे एक बहुत ही पुराना पैलेस दिखाई देता है, तो आवाज लगाने पे दरवाजा खुद ही खुल जाता है, और जैसे ही जॉन अंदर जाता है ना, दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। जॉन अंदर आने के बाद आवाज लगाता है कि अरे भाई कोई है क्या यहाँ पे या नहीं? तो उसके सामने अचानक से एक बूढ़ा और बहुत ही अगली आदमी प्रकट होता है, जिसके लंबे सफेद बाल होते हैं, जिससे तो जॉन की पहले हालत खराब हो जाती है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर जॉन बताता है कि मैं लॉयर हूँ, वैसे आपकी तारीफ? तो वो आदमी कहता है मैं जेम्स हूँ, वालाचिया का किंग। जॉन कहता है माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहे ना मुझे आपकी फोटो वगैरह कुछ नहीं दिखाई गई थी। इसके बाद जेम्स उसे भरपेट खाना खिलाता है, और जब उसका पेट थोड़ा भर जाता है तो जेम्स उसे एक और डिश पेश करता है, ये कहते हुए कि इसकी रेसिपी मैं इंडिया से लाया था। जॉन को वो डिश बड़ा पसंद आता है दोस्तों। वो उसे खाते हुए कहता है कि आप बहुत घूमते फिरते रहते होंगे फिर? तो जेम्स कहता है कि नहीं, अब कहाँ, एक वक्त था जब मैं एक कंट्री गया था। जॉन कहता है कि वाह, तब तो आपके पास सुनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी। जेम्स भी कहते हैं हाँ, पर अब मैं अपने काम अपने असिस्टेंट्स को भेज कर करवा लेता हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जॉन बताता है मुझे मिस्टर जैकिंस ने भेजा है। दरअसल आप तो यूरोप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं ना, पेरिस में भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसे हम खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ये कहते कहते दोस्तों वो अपने बैग से पेपर्स निकालता है, और इतनी देर में हम देखते हैं कि एक चूहा टेबल पे पड़े खाने को खाने लग जाता है। तो जिससे जेम्स क्या करता है, एक फॉक से स्टेप कर देता है उसको, और उसका खून एक ग्लास में निचोड़ कर निकाल देता है। फिर वो उसे पीते हुए जॉन को नोटिस करता है, तो जॉन के बैग से क्रॉस गिर जाता है दोस्तों। तो जेम्स पूछता है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम गॉड को मानते हो? वो कहता है नहीं, ये तो मुझे उस घोड़े गाड़ी वाले ने दे दिया था। फिर वो अपने पेपर्स देखने लग जाता है, और तब तक में दोस्तों जेम्स अपने पावर से उस क्रॉस को अपनी अंगीठी में डालकर जला देता है। इसके बाद वो जॉन से कहता है कि आज के लिए इतनी बातें काफी है, अब मैं आपको आपके रूम तक पहुंचा देता हूँ, आइए बाकी बातें कल करेंगे। फिर वो जॉन को वार्न करता है कि चाहे देखो जो भी हो जाए, रात में अपने रूम से बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही पुराना पैलेस है और न जाने इसमें कई चीजें होती हैं तरह तरह की। इस पे जॉन कहता है पर मैं तो अंधविश्वास को नहीं मानता। सीन वापस शिफ्ट होता है दोस्तों पेरिस में, जहाँ फादर जाते हैं हेनरी से मिलने और मारिया का रूम देखने की बात करते हैं। हेनरी उनको इसकी इजाजत दे देता है।
जिसके बाद फादर पूरे रूम को अच्छे से तलाशी करते हैं। अब इतनी तलाशी लेने के बाद उनके रूम में सिवाय क्वीन एलिजाबेथ की फोटो के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इधर जॉन देर रात में हाथों में लालटेन लेकर निकलता है क्योंकि उसे रूम के बाहर से अजीब आवाजें आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए दोस्तों अपने रूम से काफी दूर निकल आता है। वो आवाज उसको एक बॉक्स के अंदर से आ रही थी, इसीलिए वो उस बॉक्स को खोलता है और बिल्कुल हैरान क्योंकि उसके अंदर जेम्स है। और जेम्स उससे इतना ही कहता है कि मैंने मना किया था ना, अपने रूम से बाहर मत आना। इसके बाद दोस्तों जेम्स अपने 3 क्रिएचर को जॉन को लोहे की चेन से बांधने का ऑर्डर देता है। उन्हें देखकर जॉन के मुंह से निकल जाता है ओ माय गॉड। तो जेम्स कहता है कि ये नाम मत लो, वो मेरे पैलेस में अलाउड नहीं है। जॉन पूछता है क्या तुम शैतान हो? तो जेम्स कहता है कि गॉड और शैतान दोनों लगभग एक ही है, वो दिखाई नहीं देते मगर उनका डर सब में होता है और उनको मानने वाले भी बहुत होते हैं और हम तो बस उनकी कठपुतलियां हैं जिसे वो जब चाहे नचा सकते हैं। जॉन पूछता है वो छोड़ो, तुम किस में बिलीव करते हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे मारने वाले हो? और तब उसके क्रिएचर जॉन को उल्टा लटका देते हैं और जेम्स कहता है कि हाँ मारने तो वाला हूँ मैं तुम्हें, मगर उससे पहले मैं वेट करूंगा तुम्हारा सारा खून तुम्हारे सर में जमा होने का, तब तक तुम अपनी कोई लास्ट विश बताओ। तो जॉन कह देता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है, बस यही मेरी लास्ट विश है। तो जेम्स जॉन को सीधा कर देता है और बताता है कि मैं गॉड का सबसे फेथफुल सर्वेंट था, पर उन्होंने मुझसे मौत ही छीन ली। मुझे शापित कर दिया कि मैं अनंत काल तक जीऊंगा और मुझे इंसानों का खून पीकर जिंदा रहना होगा। जॉन पूछता है लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और तब जेम्स बताता है कि उन्होंने मुझसे मेरी प्यारी वाइफ को छीन लिया जिसे मैं हद से ज्यादा प्यार करता था। तो बदले में मैंने उनके मैसेंजर को मार डाला, फादर को, और तब से मैं अपनी वाइफ के वापस लौटने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्योर सोल का पुनर्जन्म होता है। पर मैंने उसका काफी वक्त तक इंतजार किया और जब वो नहीं आई तो मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की। मैं अपने पैलेस से लगातार कई बार कूदा पर मेरी मौत ही नहीं हुई। फिर मेरे अंदर से धीरे धीरे मरने की चाहत भी खत्म हो गई। मैं बिल्कुल बेजान बन गया और अपनी वाइफ के पुनर्जन्म का इंतजार करने लगा और इसी इंतजार में मैं बगदाद गया जहाँ बेहतरीन फ्लावर्स मिलते हैं। और फिर मैं इंडिया में भी एक जगह पे गया जहाँ से मैंने फ्लावर्स की सोल को कैप्चर करना सीखा। और फिर मैं गया इटली जहाँ पे बहुत सारी परफ्यूम्स बना करती थी। मैंने अपने खास फ्लावर्स दिए उन्हें और उन्होंने मुझे बेहतरीन परफ्यूम बना कर दिया जिसे मैंने उसी जगह पे टेस्ट कर लिया। जैसे मैंने उसे अपने बदन पे छिड़का वहाँ काम करने वाली सारी लड़कियां मेरी ओर खींची चली आई। दुनिया भर की लड़कियां मेरे उस परफ्यूम लगाने से मेरे इशारे पे नाचने लगी, मगर मुझे वो नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। दुनिया भर में घूम घूम कर मैं अब थक गया था, इसलिए फिर मैंने कई सारी लड़कियों के गले पे बाइट करके उन्हें अपनी तरह वेम्पायर बना लिया। मेरे द्वारा वेम्पायर बनाए जाने से वो एक तरह से मेरी गुलाम हो गई और मेरे इशारे में चलने लगी। मैंने उन्हें दुनिया भर में भेज दिया एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए, पर उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता ना चला। तब मैं हार कर वापस अपनी एलिजाबेथ के कब्र पे चला गया। उसके कब्र को तोड़ दिया, उसके अंदर रखी कॉफिन को भी तोड़ दिया, मगर कॉफिन के अंदर मुझे मिला तो सिर्फ एलिजाबेथ का खाक। उसका बदन भी जा चुका था और एलिजाबेथ को खोने का जो दर्द मुझे महसूस हुआ ना, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसके बाद मैं फिर अपने महल में ही रहने लगा। अब मैं बाहर भी ना के बराबर जाता हूँ। मैं इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे गुलाम मुझे मेरी एलिजाबेथ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जॉन जेम्स से कहता है कि आप तो प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आपने उसे एक्सपीरियंस किया है। मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। अगर मैं लौट कर यहाँ से नहीं गया तो वो मेरी याद में रो रो कर मर जाएगी। ये सुनकर जेम्स कहता है कि जरा उस लड़की की फोटो तो दिखाओ जो तुमसे इस हद तक प्यार करती है। तो वो अपना लॉकेट देता है जिसमें उसकी होने वाली वाइफ की छोटी सी फोटो है दोस्तों, और उसे देखते जेम्स खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है मेरी तलाश खत्म हुई, मुझे मेरी एलिजाबेथ मिल गई। जॉन कहता है नहीं नहीं, ये एलिजाबेथ नहीं है, ये तो मेरी होने वाली बीवी मीना है। मगर जेम्स कहता है नहीं नहीं, ये मीना नहीं है, मुझे मेरी एलिजाबेथ को पहचानने में कभी भूल नहीं हो सकती। तुमने मुझे उस तक पहुंचाने में मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दे रहा हूँ। तुम मेरे कैदी बनकर रहोगे मगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जेम्स अपने सारे क्रिएचर गुलाम से कहता है कि मुझे मेरी एलिजाबेथ मिल गई है, मुझे ढेर सारा फ्रेश ब्लड ला कर दो क्योंकि मुझे अच्छा सा दिखना है। इधर फादर अपने पूर्वजों की किताब पढ़कर डॉक्टर डैन को सारी बातें समझाता है कि कैसे 1480 में जेम्स और एलिजाबेथ की लव स्टोरी का दी एंड हुआ था और जेम्स ने गॉड की बेइज्जती की थी, इसलिए उसको शाप मिला था हमेशा हमेशा के लिए कि दुनिया में जब तक वो रहेगा इंसान का खून पीकर जिंदा रहेगा। लेकिन अगर वो सही से अपने किए पे पछतावा कर लेता तो गॉड उसे माफ कर देते। तभी डॉक्टर का असिस्टेंट बताता है कि एलिजाबेथ की फोटो से मिलती जुलती एक लड़की आई है जो डॉक्टर से मिलना चाहती है। और ये सुनते ही डॉक्टर डैन और फादर बाहर निकलते हैं। तब उनको पता चलता है कि मारिया की फ्रेंड मीना उसकी खबर लेने के लिए आई हुई है। और तब डॉक्टर कहते हैं कि मारिया की बेटर रिकवरी के लिए हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो वो भी कहती है पूछिए जो पूछना है। तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप मारिया को कैसे जानती हैं। तब वो बताती है कि मैं उसे कुछ दिन पहले मिली थी टी पार्टी में। पहली मुलाकात में उसने मुझे बिल्कुल अपना लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सदियों से जानती हो। वो मुझसे बहुत ही हंसी मजाक करती थी और ज्यादातर प्यार मोहब्बत की बातें करती थी। वो बहुत ही खुश थी, मगर शादी वाले दिन बिशॉप को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बिल्कुल डीमन की तरह बिहेव करने लगी। और तब फादर पूछते हैं कि आप हेनरी को कैसे जानती हो। तो मीना बताती मैं नहीं जानती, मेरा होने वाला पति जानता है।
वो आई थिंक सभी को जानते हैं, मेरे होने वाले पति काफी अच्छे इंसान है। तो दोस्तों ये लोग उसके होने वाले पति के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम उनकी इतनी तारीफ कर रही हो मगर खुश नहीं लग रही, क्या बात है? तो मीना बताती है वो है तो बहुत ही अच्छे इंसान, किसी भी लड़की की अगर उनसे शादी होगी तो वो हमेशा खुश रहेगी, मगर पता नहीं क्यों मैं बहुत ही कंफ्यूज रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं इस जन्म से बिलोंग नहीं करती। वैसे मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं बाद में मिलूंगी आपसे। और मैं जाते वक्त हॉस्पिटल के चर्च में मारिया के लिए प्रे करने का सोच रही हूँ। तो फादर कहते हैं कि हाँ तुम्हें बेशक गॉड से प्रे करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रात में हम जेम्स को देखते हैं जो कि एक भिखारी की तरह चादर वगैरह लपेट कर एक चर्च में जाता है जहाँ पे सिर्फ सिस्टर्स ही रहा करती थी। जेम्स दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए, आप बाहर बहुत ठंड है। पर जैसे ही सिस्टर गर्म सूप लेकर आ जाती है तब तक जेम्स ने अपना चादर हटा दिया होता है। तो सिस्टर इतने भद्दे आदमी को देखकर पहले तो डर जाती है और पूछती है तुम आखिर हो कौन? तभी दोस्तों जेम्स अपने गले पे वो परफ्यूम लगा देता है जिससे लड़कियां खींची चली जाती है। ठीक ऐसा सिस्टर्स के साथ भी होता है, वो ना चाहते हुए भी जेम्स की ओर खींची चली जाती है। वो काफी प्रेयर करती है पर कोई फायदा नहीं होता। सारी सिस्टर्स जेम्स के गले में लगे परफ्यूम को स्मेल करने लग जाती है और तब जेम्स उनको बाइट करके उनका खून पी लेता है ताकि वो फिर से जवान हो सके। इधर जॉन रूम में मौजूद चादर को रस्सी से बांधकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है। जब वो आधा उतर चुका होता है तभी जेम्स के क्रिएचर खाना देने के लिए आते हैं और चादर खिड़की से लटकते हुए देख लेते हैं। तो वो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर तो सारे क्रिएचर मिलकर जॉन को पहले से नीचे गिराने में लग जाते हैं। मगर शुक्र है कि दीवार नहीं टूटी होती, जिससे जॉन दीवार पे ग्रिप बनाने में कामयाब हो जाता है। मगर वो क्रिएचर उसको आखिर में गिरा ही देते हैं नीचे। तो इस वक्त यहाँ पे काफी ठंड का वक्त होता है और बाहर लेक जमी भी होती है। उसी पे फिसलकर जॉन चला जाता है और उसे पकड़ने के लिए अब जब एक क्रिएचर आगे बढ़ता है ना तो वहाँ की बर्फ की परत टूट जाती है और वो लेक के अंदर चला जाता है। अब इससे होता ये बाकी के क्रिएचर्स डर जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जॉन आराम आराम से वहाँ से भागने लगता है। अब उधर हम जेम्स को देखते हैं जो कि पहले की तरह जवान हो चुका था। वो जाता है पेरिस के उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे मारिया को रखा गया था। वहाँ उस वक्त डॉक्टर तो नहीं होता मगर उसका असिस्टेंट होता है जिसे जेम्स एक नशीला परफ्यूम की मदद से अपने वश में कर लेता है दोस्तों। फिर वो मारिया को आजाद करता है और जब मारिया मीना के बारे में बताती है तो जेम्स मारिया को शाबाशी देता है और रिवॉर्ड के तौर पर असिस्टेंट उसे सौंप देता है जिसका खून फिर मारिया बड़े मजे से पीती है। अब अगले दिन की बात है, मारिया जाती मीना के घर और उससे कहती है मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, मैं आज बड़ी खुश हूँ, शहर में मेला लगा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और वो किसी तरह से दोस्तों मीना को मनाकर मेले में लेके जाती है जहाँ पे एक हॉल रूम में कपल डांस चल रहा होता है। वहाँ मारिया जेम्स को मीना से इंट्रोड्यूस करती है अपना फ्रेंड बताकर। जेम्स तो मीना को देखता रह जाता है क्योंकि मीना हूबहू दोस्तों उसी एलिजाबेथ की तरह लगती है, सिर्फ उसकी कॉस्ट्यूम थोड़ा मॉडर्न हो गई है, बाकी हाव भाव नाक नक्श सब बराबर। ये देखकर तो जेम्स की आंखें भर आती हैं। उसके 400 सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। वो मीना से फ्लर्ट करने लग जाता है जो कि मीना को सही नहीं लगता क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है। तो जेम्स उससे माफी मांगता है। इसके बाद मारिया के साथ मीना मेले का मजा लेती है और लास्ट में मारिया उसको जेम्स के उसी पैलेस वाले घर में लेके जाती है जहाँ जेम्स मीना को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है जो कि उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था एक बार। वो मीना को अपनी वाइफ और उसकी मौत के बारे में सब बता देता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी वाइफ से हूबहू मिलती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी वाइफ को ही देख रहा हूँ। फिर वो म्यूजिक बॉक्स प्ले करता है और बताता है कि जब भी मेरी वाइफ को मेरे साथ प्यार के पल बिताने होते थे तो इसे बजा देती थी वो और मैं उसकी ओर दौड़ा चलाता था। ये म्यूजिक सुनकर मीना को भी दोस्तों अपने पास्ट की हल्की फुल्की झलक आ जाती है मगर उसे सब कुछ क्लियरली याद नहीं आता तो वो घर जाने की बात करती है। तब जेम्स उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। मीना को भी जेम्स के साथ टाइम स्पेंड करके बड़ा अच्छा लगा होता है मगर जैसे ही वो अपने घर में घुसती है ना तो देखती है कि डॉक्टर और फादर की टीम मिलकर उसके होने वाले पति जॉन का इलाज कर रहे हैं। मीना काफी डर जाती है और पूछने लगती है कि जॉन को क्या हो गया और तब फादर मीना को सारी बात बता देते हैं जो कि उन्हें जॉन ने बताई थी, जिसमें उसने कहा था कि कैसे मैं काम के सिलसिले में रोमानिया के एक पैलेस में गया था जहां जेम्स नाम के एक ड्रैकुला ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था। और अब फादर दोस्तों ये भी कहते हैं कि मारिया का मास्टर जेम्स ही है और जेम्स ने न जाने कितने लोगों की जान ली है उनका खून पीने के लिए। ये सुनकर मीना को तो यकीन ही नहीं होता और वो कहती है पर जेम्स तो एक जेंटलमैन है, मैंने उसके साथ आज की शाम स्पेंड की और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी आया। इतना सुनते ही डॉक्टर भाग कर जाते हैं बाहर मगर तब तक में जेम्स वहाँ से जा चुका होता है। फादर मीना से पूछते हैं कि तुम जेम्स से कैसे मिली तो वो बताती है आज मारिया मेरे पास आई थी, उसने कहा कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि मारिया को हमने डिस्चार्ज नहीं किया बल्कि वो हमारे हॉस्पिटल से फरार हो गई है और उसने हमारे 3 गार्ड्स के साथ एक असिस्टेंट का भी खून पी लिया। ये सारी बातें सुनकर मीना का तो सर चकरा जाता है कि आखिर आप लोग ये कह क्या रहे हो। तब फादर उसको ड्रैकुला और वैम्पायर के बारे में बताते हैं कि
कि वो लोग ह्यूमन ब्लड पीकर जिंदा रहते हैं। अगर वो चाहें तो पूरा ब्लड पीकर आदमी को जान से मार भी सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा ब्लड पीकर उन्हें इन्फेक्टेड कर सकते हैं, और फिर वो भी उनकी तरह वैम्पायर या ड्रैकुला बन जाते हैं। और हाँ, वो जेम्स है ना, वो एक खास तरह का परफ्यूम यूज करता है अपने विक्टिम को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो तुम्हें जेम्स बड़ा ही जेंटलमैन और प्यारा इंसान लगा है ना, हो सकता है ये सब उसके परफ्यूम का नतीजा हो। फिर फादर मीना का गला चेक करता है कि कहीं जेम्स ने उसको काटा तो नहीं, मगर वो अभी तक सेफ है दोस्तों। और अब जॉन का तो इलाज चल रहा होता है और मीना आराम करने के लिए अपने रूम में जाती है, जहाँ वो जेम्स का वो म्यूजिक बॉक्स प्ले करती है, और फिर उसको पास्ट की बातें भी याद आ जाती हैं, जिसमें वो नाच रही थी एक बार जेम्स के साथ और वाकई काफी खुश थी उस समय। तभी अचानक मीना प्रेजेंट में अपने रूम में जेम्स को पाती है दोस्तों, जिससे वो डर जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना, तुमने मुझे सिड्यूस करने के लिए परफ्यूम यूज किया, तुम अपने विक्टिम का खून पीते हो। जेम्स कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, मैंने तुम पे वो परफ्यूम यूज ही नहीं किया, और ना ही तुम मेरी विक्टिम हो जो मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम तो मेरी इकलौती प्यार हो जिससे मैं 400 सालों से भी ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। वो मीना का हाथ पकड़ता है और मीना की पास्ट लाइफ की बातें उसको बताता है। धीरे धीरे मीना को भी सब कुछ याद आ जाता है दोस्तों, और वो उसको अपना हस्बैंड कहते हुए किस कर देती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है ताकि मुझे तुमसे दोबारा कोई जुदा ना कर सके। इसीलिए दोस्तों वो मीना के गले पे भी बाइट कर लेता है उसकी इजाजत से। इधर फादर को जेम्स की स्मेल आ जाती है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में मुझे जैसी स्मेल आई थी ठीक वैसी ही स्मेल अभी आ रही है। ये जानने के बाद सभी जल्दी से मीना के रूम में जाते हैं, मगर मीना को तो जेम्स लेकर जा चुका था। अब ये जानकर जॉन मीना के लिए बड़ा परेशान हो जाता है। वो फादर से हेल्प मांगता है, तो फादर कहते हैं कि हमें तुरंत ही रोमानिया जाना होगा, जिसमें हमारी हेल्प हेनरी कर सकता है। पर दोस्तों जब ये लोग हेनरी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मारिया वहाँ पहले से पहुंची हुई है। वो हेनरी को सेड्यूस करके उसके गले पे बाइट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फादर मारिया को शूट कर देते हैं, जिससे हेनरी तो डर जाता है और कहता है कि ये आपने क्या किया, ये मेरी होने वाली पत्नी है। लेकिन दोस्तों गोली लगने के बाद भी वो खड़ी होती है और फादर से झमेला करने लग जाती है, जिससे हेनरी की तो हालत खराब हो जाती है कि ये जिंदा कैसे हो गई। और तभी पीछे से जॉन हेनरी के घर पे जो तलवार होती है उससे मारिया का सर कलम कर देता है, मगर उसके बाद भी मारिया की बॉडी फादर का गला दबा रही होती है। तो फादर उसको धक्का देकर घर में रखे क्रॉस को मारिया की बॉडी में स्टेप कर देते हैं, जिससे फाइनली वो मर जाती है। और फिर ये सारे लोग जाते हैं रोमानिया जेम्स के पैलेस, क्योंकि इनको पता है कि जेम्स मीना को लेकर वहीं पे गया होगा। साथ ही वो हेनरी के सैनिक और गोली बारूद साथ लेकर आए होते हैं। अंदर जेम्स और मीना का माहौल सेट होता है। 400 साल के बाद ये आज फिर से प्यार करने जा रहे हैं, और तभी ये लोग कबाब में हड्डी बनने लग जाते हैं। वो टॉप से हमला करवाते हैं जेम्स के महल में, ताकि जेम्स का महल ही टूट फूट जाए और सूरज की रोशनी घर के अंदर चले जाए। डॉक्टर, फादर, जॉन, हेनरी सभी साथ साथ काफी सारे सैनिक महल के अंदर भी घुस जाते हैं। और तब जेम्स मीना को यानी एलिजाबेथ से कहता है तुम खुद को रूम में लॉक कर दो, मैं इनको जरा मजा चखाता हूँ। जेम्स फिर गुस्से में सबसे पहले तो जॉन को मारकर बेहोश करता है और कहता है कि जब एक बार मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत क्या है तुम्हें। इसके बाद वो कई सारे सैनिकों को मारता है दोस्तों, और फिर हेनरी के गले पे भी काट देता है, उसका खून पी लेता है। फिर बारी आती है फादर की। जेम्स एक तलवार उनके गले पे भी लगा देता है और हंसता है कि गॉड ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। तो फादर कहता है कि गॉड ने मुझे तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए भेजा है। जिस पे जेम्स हंसता है और कहता है कि अच्छा, 400 साल तक जिंदगी और मौत के बीच लटकने के बाद उन्हें मेरी फिक्र होने लगी। वाह, वो मुझे बचाना चाहते हैं, मुझे मुक्ति देना चाहते हैं, मगर मेरी मुक्ति तो एलिजाबेथ के साथ ही है। और तब फादर कहते हैं कि मगर तुम्हारे साथ रहने पे एलिजाबेथ भी शापित हो जाएगी। तुम तो कहते हो कि तुम एलिजाबेथ से प्यार करते हो, फिर तुम उसे जिंदगी और मौत के बीच में कैसे लटका सकते हो। तुमने जो 400 साल की जिंदगी जी उसके बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई कि हमेशा के लिए जिंदा रहना सही नहीं है। हम सभी यहाँ थोड़े वक्त के लिए आए हुए हैं और अपना अपना समय पूरा करने के बाद हमें भगवान के पास जाना पड़ता है। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सच्चे दिल से पछतावा करो, गॉड से माफी मांगो और खुद को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और एलिजाबेथ को फिर से इंसानी जिंदगी मिल जाएगी, जिसे जीने के बाद वो भी गॉड के पास आ जाएगी। फादर की बातें जेम्स पे असर कर जाती हैं दोस्तों, और वो जाता है एलिजाबेथ के पास, उसे किस करता है, आई लव यू वगैरह कहता है और उसे फिर से रूम में लॉक करके खुद बाहर आ जाता है और फादर के हवाले करने के लिए तैयार रहता है। अंदर एलिजाबेथ बड़ी बेचैन होती है। वो बार बार कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर जेम्स अपना मन बना चुका था। फादर भी प्रेयर करके उसके सीने पे कुछ करते हैं, जिससे जेम्स की आधी जान वहीं पे निकल जाती है। फिर फादर लास्ट में गेट खोल देते हैं ताकि जेम्स को आखिरी वक्त में एलिजाबेथ देख सके। गेट खुलते ही जेम्स को एलिजाबेथ बेड पे ले आ जाती है और देखती है कि वो बिल्कुल बूढ़े की तरह दिखने लग गया है। उसके चेहरे में काफी सारी झुर्री आ गई है, मगर एलिजाबेथ को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस यही पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेम्स कहता है क्योंकि मैं सच में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हें अपनी तरह की जिंदगी नहीं देना चाहता, मतलब जो दर्द मैंने झेले वो तुम्हें नहीं दे सकता। हमारी मुलाकात अब गॉड के पास होगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद दोस्तों जेम्स की मौत हो जाती है और वो तुरंत ही राख में बदल जाता है। एलिजाबेथ फूट फूट कर रोती है। वो अब शाप से आजाद हो चुकी थी, यानी कि जेम्स के मरते ही वो वैम्पायर से वापस इंसान बन चुकी थी। उसके साथ साथ हेनरी भी इंसान बन जाता है। जॉन को भी होश आ गया था
साथ ही हमने जेम्स के घर पे जितने भी क्रिएचर्स देखे थे छोटे से अजीब से, वो भी इंसानी बच्चे में बदल जाते हैं, यानी वो भी अब जेम्स के चंगुल से आजाद हो चुके हैं। इसी के साथ होती कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।